संध्या। दिसंबर की शाम ठंड से कपकपा रही थी। सिल्विया वारवारा बिस्तर पर नींद की आगोश में समाई हुई थी। यकायक सिल्विया को एहसास हुआ कि नींद, सपने और सच्चाई के बीच में कोई दीवार होती ही नहीं है। अगर होती भी है तो वह सिर्फ एक सपना ही है। वहाँ तो कोई समय का भी अस्तित्व नहीं है। भूत, भविष्य और वर्तमान के मध्य कोई भी एक सीधी रेखा नहीं है। कुछ देर पहले तो ही वह नदी की लहरों से लड़ रही थी और अभी वह एक आलीशान बिस्तर पर है। अपने कपोलों पर वह एक होठों के स्पर्श का अनुभव कर रही थी। उसकी आंखें खुली। ओह कोलिया, मेरी प्रिय सिल्वी, इस मनहूस ठंड में बस एक तुम ही हो जो जिंदगी का एहसास कराती हो। सिल्विया और निकोलस दोनों ही एक दूसरे के आगोश में समा जाते हैं। कुछ देर बाद निकोलस सिल्विया से कहता है, साधारण लोगों को लगता है कि जार होना एक खुशनसीबी है, लेकिन मुझे पता है इस कांटों के ताज से मुक्ति सिर्फ मौत ही दिला सकती है। मुझे तो सिर्फ उस मौत का इंतजार है। ऐसी बातें ना करो प्रियतम, जनता तुमसे प्यार करती है। काश ऐसा होता। 22 दिसंबर के बाद तो वे मुझसे 10 गुना ज़्यादा नफरत करने लगेंगे। क्यों? 22 दिसंबर को ऐसा क्या होना है? पेट्राशेव्स्की सर्कल के क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतारा जाएगा। तो उन्हें क्षमा प्रदान ही क्यों नहीं कर देते हो? पूरा रूस बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। हर चिंगारी को बुझा डालना मेरा कर्तव्य और मजबूरी दोनों ही है। मुझे राजनीति समझ में नहीं आती। तुम जैसा ठीक समझो। मैंने सुना है कि पेट्राशेव्स्की सर्कल के क्रांतिकारियों में एक लेखक भी है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही कहा गया है। मैं उन क्रांतिकारियों को देखना चाहती हूँ। मैं भी तो जानूं आखिर कैसे दिखते हैं ये क्रांतिकारी, बुद्धिजीवी पागल। ठीक है, कल हम चलेंगे। जार निकोलस प्रथम अपनी लंबी सैन्य वर्दी में भारी कदमों से उन काल कोठरियों की ओर बढ़ रहे थे जहां पेट्राशेव्स्की सर्किल के राजद्रोहियों को रखा गया था। उनके साथ रेशम और फर में लिपटी सिल्विया वारवारा भी थी, जिसकी आंखों में इस अंधेरी दुनिया को देखने की उत्सुकता और करुणा दोनों थी। जैसे ही काल कोठरी के पास पहुंचे, जार ने अपनी भारी आवाज में कहा, यही है वे लोग वारवारा जो कागजों पर शब्दों के जरिए मेरी सिंहासन की जड़ें खोदना चाहते थे। सैनिकों ने भारी लोहे का दरवाजा खोला। वहां धूल और कम रोशनी के बीच कैदियों का एक समूह खड़ा था। उनमें से एक युवक दुबला पतला, गहरी आंखों वाला और बिखरे बालों वाला बाकियों कैदियों से अलग दिख रहा था। वह फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की था। उसकी आंखों में विद्रोह नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी और गहराई थी, जैसे वह दीवारों के पार भी कुछ देख पा रहा हो। जब जार गुस्से में अन्य कैदियों को डांट रहे थे, सिल्विया की नजरें दोस्तोयेव्स्की पर टिक गईं। वह अपराधी जैसा नहीं लग रहा था। वह तो उसके सपने का बूढ़ा नंबर 666 का जवान रूप था। सिल्विया ने निकोलस के पास जाकर धीरे से कहा, कोलिया, मैं इस दोस्तोयेव्स्की से अकेले में कुछ बातें करना चाहती हूँ। ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो सिल्वी? अपनी सिल्वी की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करोगे मेरे प्रियतम कोलिया? जार इनकार ना कर सका। अब उस काल कोठरी में सिर्फ सिल्विया और दोस्तोयेव्स्की थे। सिल्विया ने दोस्तोयेव्स्की की तरफ देखते हुए कहा, मुझे जानते हो? सुना है आपका जार के साथ वही संबंध है जिस संबंध का समाज में कोई नाम नहीं है। अच्छी बात है, बहुत जानते हो, परंतु मुझे पहचानते नहीं। मैं संध्या हूँ। संध्या? अच्छा नाम है। लगता है जार आपको इसी नाम से पुकारते हैं। ट्रेन में तो तुम्हें बहुत हंसी आ रही थी, अब हंसी नहीं आ रही? आप पागलों जैसी बातें कर रही हैं। जो सब जानते हैं उन्हें लोग पागल ही समझते हैं। मैं भविष्य से हूँ। जो भी हो, मेरे लिए तो कुछ दिनों में भूत, भविष्य और वर्तमान अर्थहीन हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दुनिया अभी रसलनिकोव और कर्माजोव भाइयों से वाकिफ नहीं हुई है। तुम इस दुनिया के कर्जदार हो। बिना अपना कर्ज चुकाए इस दुनिया को छोड़ नहीं सकते। यह कहकर सिल्विया काल कोठरी से निकल जाती है और दोस्तोयेव्स्की हतप्रभ सा उसे देखता रह जाता है। अगले दिन सिल्विया जार के अध्ययन कक्ष की ठंडी खिड़की के पास खड़ी थी। उसके हाथ में दोस्तोयेव्स्की के शुरुआती काम के कुछ पन्ने थे। निकोलस प्रथम कमरे में प्रवेश करते हैं। जार अपनी दोनों हाथों से सिल्विया की कमर को कैद कर लेते हैं और अपना सिर उसके कंधों पर टिका देते हैं। सिल्विया ने धीरे से कहा, कोलिया, आप एक ऐसी रोशनी को बुझाने जा रहे हैं जो रूसी आत्मा को रोशन करती है। क्या आप एक ऐसे जार के रूप में याद किया जाना चाहते हैं जिसने एक युग दृष्टा को मार डाला, या उस पिता के रूप में जिसने एक प्रतिभा को नई दिशा दी?
निकोलस ने सिल्विया को पास मुक्त और पीठ फेरते हुए कहा, उसने राज के खिलाफ साजिश रची है सिल्वी। सिल्विया ने पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वह एक स्वप्नद्रष्टा है, सैनिक नहीं। अगर आपको चाहिए तो उसे निर्वासित कर दें, उसे अपना साम्राज्य का विस्तार देखने दें, लेकिन उसे मिट्टी के हवाले ना करें। उस व्यक्ति की वफादारी की कल्पना करें जो अपनी हर सांस के लिए आपके हस्ताक्षर का ऋणी होगा। चौक पर कमांडिंग अफसर ने अपनी तलवार उठाई, सैनिकों ने निशाना साधा। दोस्तोयेव्स्की ने अपनी आंखें बंद कर ली, उस प्रहार के लिए खुद को तैयार किया जो जीवन और अनंत के बीच की दूरी को खत्म करने वाला था। एक ही क्षण में दोस्तोयेव्स्की की आंखों के सामने हजारों दृश्य प्रकाश की गति से भागने लगे। हजारों लोग नदी में छटपटाते हुए, चीखते चिल्लाते नदी की लहरों से बचने की कोशिश करते हुए। तभी घोड़े की टापों की गूंज ने उस तनाव को भंग कर दिया। एक सहायक सफेद रुमाल लहराते हुए चौक में दाखिल हुआ। रुकिए रुकिए, वह चिल्लाया। तलवार नीचे झुक गई। भीड़ ने एक साथ राहत की सांस ली। मचान पर चढ़कर अधिकारी ने शाही फरमान पढ़ा, महामहिम के अनुग्रह से मृत्युदंड को बदल दिया गया है। फ्योदोर मिखाइल दोस्तोयेव्स्की से उनकी उपाधियां छीन ली जाती हैं और उन्हें ओम्स्क भेजा जाता है, एक कैदी के रूप नहीं बल्कि सैन्य निगरानी में राज्य के एक कलर के रूप में। सिल्विया वारवारा नेरिदोवा या कि कहें संध्या को इस खबर की जानकारी पहले से ही थी। वह अपने विचारों में मगन थी। एक शरीर, दो चेतना नहीं, सिर्फ एक ही चेतना और अनंत शरीर। सारे शरीर कठपुतलियों से ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ अहम और कर्ता होने का भ्रम है। सारे खेल खेलने वाला सिर्फ एक ही चेतना है, किंतु खेल का पूरा मजा लेने के लिए इस कर्ता भाव का होना भी बहुत जरूरी है। ठीक ही तो कहते हैं, इग्नोरेंस इज ब्लिस। दुनिया दोस्तोयेव्स्की के महान कार्यों से महरूम नहीं रहेगी, लेकिन उसे अपने निकोलस के नियति का भी पता है और साथ ही साथ रोमानोव राजवंश के क्रूर अंत का भी। लेकिन नियति की सबसे खूबसूरत और बदसूरत पहलू तो यही है कि इसे जानकर भी बदला नहीं जा सकता। तभी जार निकोलस प्रथम कमरे में प्रवेश करते हैं। क्षमा प्रदान करने के बाद वह हल्का और अलग तरह के आनंद को महसूस कर रहे थे। सिल्विया के साथ आज की रात पहले से कहीं ज़्यादा रोमानी होने वाली थी।